If you had just 3 golden tips for NEET aspirants, what would they be? फर्स्ट वुड बी जैसे अभी 7 मंथ्स बचे हैं, अब अक्टूबर से लेके चले तो अप्रैल तक के। तो अगर कोई बंदा अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करे, अभी के टाइम पे स्टार्ट कर रहा है जीरो से, तो अभी वो क्या अचीव कर सकता है इन 7 मंथ्स में? क्या वो सिलेक्शन तक पहुंच सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है, या फिर एक डिसेंट स्कोर ला सकता है? क्या सर रियलिस्टिकली स्पीकिंग सर सिलेक्शन हो सकता है सर अभी कोई डिस्ट्रैक्शन या फिर फियर ऑफ फेलियर रहा हो, मिस्टेक्स कोई करी हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जो कि अब थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि काश मैं अगर ये ना करता तो शायद और बेटर रैंक आता, ऐसा कुछ है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन मित्तल है। मेरी नीट यूजी 2025 में ऑल इंडिया रैंक 49 है और मेरा स्कोर 655 मार्क्स था। करंटली मैं वर्तमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल से एमबीबीएस कर रहा हूँ। सो गाइज, अभी मैं इस वीडियो पे जो कवर करने वाला हूँ वो वही क्वेश्चंस है जो कि मैंने पोस्ट भी ऑलरेडी कर दिया है। और अभी इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, अपना 655 स्कोर है विद AIR A49। और अभी ये मेरे ही जूनियर है, मेरे ही कॉलेज में BMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे मैं इनसे क्वेश्चंस करूंगा, तो वही तुम्हें पूरी वीडियो देखना, और तुम्हारे सारे क्वेश्चन जितने भी तुमने पोस्ट करे थे उसके साथ मैंने अलग से एडिशनल क्वेश्चन भी ऐड करे खुद से, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैंने लिख रखे हैं वही डायरेक्ट पूछूंगा इनसे। इंट्रोडक्शन तुमने सुन लिया, अब मैं पूछना चाहूँगा कि क्या तुमने इस लेवल के एग्जाम की इस साल एक्सपेक्टेशन करी थी जैसे कि इस साल आया था? किसी ने भी सर करी नहीं थी? डेफिनेटली ये तो था कि डिफिकल्ट एग्जाम आएगा, क्योंकि जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था कितना हंगामा हुआ था। उसके बाद ये तो पता था कि डिफिकल्ट एग्जाम आएगा, बट इतने लेवल का नहीं सोचा था कि इतना डिफिकल्ट हो भाई जाएगा। किसी ने भी मतलब ये लेवल एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, ये तो सोच रहे थे कि जैसे 24 में जो कांड हुआ था उसके हिसाब से फिर 25 में कुछ तो चेंज होने वाला था, ये तो मतलब सबको लग रहा था। इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट तुम लेके चल रहे थे अपनी तरफ से, है ना? हाँ, तो ये चीज़ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ, कि कोई तुमने हर्डल्स आई हो तुम्हारी नीट जर्नी में जो कि तुम शेयर करना चाहो, या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी थोड़ा बहुत शॉर्ट में जो भी बता बता सकते हो। वेल ऐसा मेरा काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नी रहा है। ऐसे मुझे कोई मेजर सेटबैक भी नहीं रहा है। बीच में मैं कुछ पीरियड के लिए जरूर बीमार हुआ था, बट स्टिल ऐसा जैसे कि मैं ऐसा कहूँ कोई रोलर कोस्टर टाइप था वैसा नहीं था। सिंपल हार्ड वर्क डेली पढ़ाई, बस वही था। डेली की बस कंसिस्टेंसी रखते थे तुम, जब भी कुछ मतलब यस कोई हर्डल्स नहीं आई किसी से। सही यस सर। है। डेली की अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर तुम डेली लगे हुए हो तो धीरे धीरे छोटा छोटा खाना होता है, बाइट्स में खाना होता है, और फिर पूरी रोटी खत्म हो जाती है, ऐसे ना। यस सर। हम्म। यस सर डेफिनेटली। हम्म। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई डिस्ट्रैक्शन या फिर फियर ऑफ फेलियर रहा हो, मिस्टेक्स कोई करी हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जो कि अब थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि काश मैं अगर ये ना करता तो शायद और बेटर रैंक आता, ऐसा कुछ है क्या? डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग नीट इतने कोई नहीं थे। मैं कोई भी सोशल मीडिया यूज नहीं करता था। जरूर मैं कुछ लाइक मुझे क्रिकेट देखने का शौक है, तो मैं क्रिकेट जरूर देखता था, बट अदरवाइज ऐसा नहीं था कि कोई सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और लाइक जो आपने कहा कि कोई आपको लगे कि कुछ ऐसा जो आप इम्प्रूव कर सकते थे, आई थिंक सेल्फ कॉन्फिडेंस, और कि मैं खुद ही रियलाइज नहीं कर पाया था कि इतना अच्छा रैंक में ले आऊंगा। शायद कुछ अगर मैं और बेटर सोच ही लेता अपने के लिए तो शायद और इम्प्रूव हो जाता। मतलब देख लो कि डिस्ट्रैक्शंस के लिए सबसे पहले इन्होंने बताया कोई भी सोशल मीडिया ऐप पे नहीं थे। मैंने तुम्हें इतनी बार मना किया है कि भाई इंस्टा छोड़ दो, यूट्यूब भी छोड़ दो। मैंने ये भी कहा है कि यूट्यूब पे भी तुम लॉक लगा के अलग अलग मेथड्स बताएं तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के। सबसे बढ़िया जो तरीका होता है ना, सबसे बेस्ट जो मेथड होता है डिस्ट्रैक्शन को हटाने का, वो होता है डिस्ट्रैक्शन रखो ही मत। तुम कोई कम नहीं कर सकते डिस्ट्रैक्शन को। कम करने जाओगे तो बहुत सारी मतलब दिक्कतें आती है, कभी ना कभी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है, टाइम वेस्ट हो ही जाता है। तो कम करने में मत सोचो, हटा दो, फिर वो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहती। बाकी ऐसे ही अगर कंटिन्यूअसली अपने गोल पे सेट रहोगे तो सब हो जाता है, जैसे इन्होंने कहा अभी, है ना? तो सही था। बाकी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड यू एवर फील यू वांट मेक इट, और हाउ डिड यू पुश थ्रू दोस मोमेंट्स? कभी ऐसा लगा है कि शायद नहीं हो पाएगा? नहीं, इतना कॉन्फिडेंस था क्योंकि अगर आप रेगुलर हो तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि हो तो जाएगा। ऐसे हम्म। कोई माइंड में रैंक नहीं था, बट इतना था कि हो तो जाएगा। हम्म। एक और मतलब जो आपने
फ़ियर का असर कि हाँ, डेफ़िनेटली अगर आपके कोई टेस्ट में लो मार्क्स भी आते हैं, तो आपको लगता है यार क्या हो गया? बट स्टिल यू हैव टू पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ़ है और जितना बस वही है एट द एंड कि कंसिस्टेंट रहो हो जाएगा। लगातार मेहनत करते रहोगे ना तो सारी चीज़ें निकल जाती है। कभी अगर दिक्कत आती भी है, ड्रॉप डाउन होता भी है तो सबके साथ होता है, इनके साथ भी होता होगा। पेपर में मार्क्स कभी-कभी कम भी आते होंगे, तब थोड़ा डर भी लगता होगा कि क्यों हो गए कम? ऐसा भी होता होगा ना? तो सबके साथ होता है और फिर चाहे टॉपर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है? तो उस टाइम बस क्या करना होता है कि उससे वापस से एनर्जी वापस पुशअप कैसे कर सकते हैं, वो कमबैक करना होता है। मैं तो यही कहता हूँ हमेशा, है ना? हुँ। जी, सर। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, अगर कोई बंदा जैसे अभी 7 मंथ्स बचे हैं, अब अक्टूबर से लेके चलें तो अप्रैल तक के। तो अगर कोई बंदा अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करे, अभी के टाइम पे स्टार्ट कर रहा है ज़ीरो से, उसको मतलब कुछ नहीं आता, 12th के बाद उसने कुछ नहीं किया, ऐसा इनका मानना है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि 12th तक भी अगर तुमने किया है, पढ़ा है, तो कुछ ना कुछ तुम्हारा बेस होता है। तो तुम ज़ीरो तो कभी नहीं होते अगर तुम ड्रॉप में या फिर मतलब 12th के जस्ट बाद भी दे रहे होते। तो 12th में तुमने पढ़ा है ना, और नीट में 12th से ही पूछा जाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि ज़ीरो से तो स्टार्ट कोई नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी इनका जैसे कहना है कि अगर प्रिपरेशन कोई स्टार्ट करे अभी, ज़ीरो से स्टार्ट करे, तो अभी वो क्या अचीव कर सकता है इन 7 मंथ्स में? क्या वो सिलेक्शन तक पहुँच सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है? या फिर एक डिसेंट स्कोर ला सकता है क्या? सर रियलिस्टिकली स्पीकिंग सर अगर अब कोई ऐसा कहे कि हाँ, मैं ज़ीरो से स्टार्ट करके अब फिर टॉप करूँगा, वो तो पॉसिबल नहीं है रियलिस्टिकली। ठीक है? और सिलेक्शन हो सकता है सर। अब इतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं कि अगर हुँ, आपने 7 महीने भी अच्छे से मेहनत कर ली, तो आप सिलेक्शन तो ले ही लोगे। मतलब सिलेक्शन लिया जा सकता है, ऐसा तो मतलब कुछ नहीं है कि तुम एक्ज़ैजरेट यस करके सर। बता रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक मतलब ये फैक्ट है ना। नहीं, नहीं, नहीं सर। हुँ, तो देखो। यस सर, सिलेक्शन तो हो सकता है। हुँ, 7 मंथ्स भी अगर वो कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करता है अपनी कंसिस्टेंसी के साथ, तभी वो मुमकिन है कि वो सारा स सिलेबस कवर यस कर सर, ले। हार्ड वर्क तो नेसेसरी है। क्योंकि यस सर। बात ये है ना, जो बंदे 2 साल से जिन्होंने किया है, वही सिलेबस अब बच्चों को 7 महीने में अगर करना है, तो हर रोज़ की कंसिस्टेंसी, हर रोज़ का हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, है ना? वीडियो पॉज़ हो गई क्या? यस सर। अभी मैं ऑडिबल था तुम्हें, जो मैंने बोला? यस सर। हुँ, हुँ। सो गाइस, थोड़ी बहुत लैग कर सकती है वीडियो, क्योंकि नेटवर्क इशू तो रहता ही है ना थोड़ा बहुत, तो वो एडजस्ट कर लेना। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि बेस्ट वॉइस आए, बेस्ट वीडियो मिले। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि 7 मंथ्स में एटलीस्ट सिलेक्शन लेना पॉसिबल है, और अच्छा डिसेंट स्कोर भी बच्चा कर सकता है। टॉप नहीं कर सकता, वो बात तो डेफिनेटली सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल का प्रिपरेशन तुम अगर 7 महीने में करोगे, तो एम्स दिल्ली या फिर टॉप कर सको उसकी तो, अब वो डिपेंड करता है, एक्सेप्शनल केसेस कुछ हो सकते हैं। बाकी तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा पॉसिबल होगा। बाकी 7 महीने में तुम्हें बेस्ट क्या चीज़ कर सकते हो, वो भी आगे बता देंगे, ठीक है? इसी वीडियो में आगे बताएँगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्टूडेंट आस्क्ड क्वेश्चंस आ जाएँगे अब हम, जो इन्होंने पूछे हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि डेली प्रैक्टिस पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे पर सब्जेक्ट डेली? सर मेरा पर्सनली कोई फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं था। ठीक है? लाइक बायो में मैंने एक-एक बार ही हर चैप्टर के कुछ अराउंड 300 साढ़े 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। बट बाद में मेरा ज़्यादा फोकस रहता था कि मैं मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी रीड करूँ। हुँ, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री का ये है कि फिजिक्स में कोचिंग का मॉड्यूल एटलीस्ट मैंने आई थिंक 2 बार ही मिनिमम हर चैप्टर किया हुआ था, कई चैप्टर 3 बार भी किए थे। केमिस्ट्री में भी सेम है कि उसमें भी मैंने फिजिकल के क्वेश्चंस किए थे और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के नोट्स मल्टीपल टाइम्स रीड किए थे, क्योंकि उनके नोट्स में काफ़ी कुछ होता है और एनसीईआरटी भी इम्पोर्टेंट है इनफैक्ट केमिस्ट्री की। देखो, हर टॉपर ना सेम वही चीज़ बताता है जो चीज़ होती है असलियत में। कि बायो की तुम्हें थ्योरी पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, बार-बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना है, बायो की एनसीईआरटी को, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली नीडेड है, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने 350-400 क्वेश्चन इनफ है, ठीक है? जैसे इन्होंने बताया ना, और केमिस्ट्री में भी इन्होंने एनसीईआरटी भी पढ़ी है, एनसीईआरटी के फिज़िकल के क्वेश्चन भी करे। मैंने भी कहा था कई बार। तो ये चीज़ें ही करनी होती है जो कि सारे बताते हैं, तो इन्होंने भी वही बताया है। और अभी अगर नहीं कर रहे थे तो अब से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस ईयर भी सेम चीज़ होने वाली है, वहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना?
आता तो एनसीईआरटी से ही है ना बेसिकली। हम्म। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी में मास्टरी कैसे करें। किसी ने ऐसे पूछा कि बायोलॉजी को किस तरह से ऐसा पढ़े कि मतलब 360 तक पहुंचा जा सकता है इससे। तुम्हारा अप्रोच क्या था ऐसे करके। सर बायोलॉजी में फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट तो है मल्टीपल रीडिंग्स। ठीक है, और रीडिंग में ये है कि आपको समरीज भी पढ़नी है, और इवन जो चैप्टर के आगे साइंटिस्ट का दिया होता है वो भी पढ़ना है। इस साल नीट में क्वेश्चन आए हैं उससे भी। वो एक और रिडक्शनिस्ट इवन इंट्रोडक्शन भी जो चैप्टर से पहले, यस सर, एक रिडक्शनिस्ट रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बायोलॉजी वाला वाला भी क्वेश्चन क्वेश्चन है। जो इंट्रोडक्शन होता है। हाँ वहाँ पे मैंने भी उनको बता यस। रखा था पहले कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आ गया वहां से। मैंने खुद अपने बुक में उसको मार्क कर रखा था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सेम। उस साल नहीं आया था अपने मेरे टाइम पे, लेकिन तुम्हारे टाइम पे आ गया। मतलब यही है कि एनसीईआरटी को पढ़ो बहुत अच्छे से, बार बार मल्टीपल रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ करो, जिससे कि वो एनसीईआरटी को तुम इजीली याद कर पाओगे, है ना। लर्न जल्दी हो जाएगा अगर तुम प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन साथ साथ। हम्म। यस सर। तो ऐसे ही किया है इन्होंने। आपका वैसे स्कोर क्या होगा इसमें, बायोलॉजी में स्कोर क्या था। 350 ऑन आउट ऑफ 360। 350 आउट ऑफ 360 इन नीट 2025। देख लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो व्हाट वाज योर डेली रूटीन। एक बेसिक आइडिया बताओ कि डेली रूटीन तुम्हारा कैसा रहता था। सर मेरे जो मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ था तो मेरा मॉर्निंग बैच था, तो मेरी क्लासेस 9 to 2 होती थी। हम्म। इसीलिए मैं अर्ली मॉर्निंग, मैं उनमें से जो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं, तो मैं अराउंड लाइक 4 o'clock उठ गया। और जाने से पहले मैं एटलीस्ट एक अच्छा 2-2.5 घंटे का सेशन लगा कर जाता था इंस्टीट्यूट जाने से पहले 9 बजे। क्योंकि फिर मुझे ये फील होता था कि मैं तो दूसरों से 2-3 घंटे आगे चल रहा हूँ, कि मैं एक सेशन लगा कर आया हूँ। वो एक एडेड कॉन्फिडेंस होता था। ठीक है। प्रोडक्टिविटी मतलब आ जाती थी फिर सही। इंस्ट यस सर। अच्छी। और और एक और बाकी फिर इंस्टीट्यूट से आके कुछ देर रेस्ट किया। फिर एक शाम को सेशन किया और एक सेशन रात को, लाइक रात को 8 to 11 काइंड ऑफ, और शाम को 4 to 7। तो अच्छा 3 सेशंस रहते थे डे में। सही है मतलब। क्यूमुलेटिव 7.5-8 hours का हो जाता था डे। पढ़ाई। हाँ कोचिंग से तुम लगभग 2 बजे तक आ जाते थे। यस सर। हाँ तो देख लो ऐसा था इनका रूटीन। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड इम्प्रूव ओएमआर मिस्टेक। ओएमआर में गलती हो जाती है और किस तरह से हम स्पीड और एक्यूरेसी पे काम कर सकते हैं। सो स्पीड एंड एक्यूरेसी का ये है कि जितना आप रिपीटेड प्रैक्टिस करोगे उतना ही इससे स्पीड एंड एक्यूरेसी इंक्रीज करोगी। और जो ओएमआर का केस है, ओएमआर में ये है कि जब आप हर कोई डेली जो प्रैक्टिस करते हो, आप ओएमआर के प्रिंट निकाल के रख लो, तो वो उसको ओएमआर फीलिंग के साथ ही प्रैक्टिस करो। कभी भी तुम टेस्ट देते होगे तो ओएमआर के साथ ही करते होगे मोस्टली यस तो, है सर। ना। तो ओएमआर की प्रैक्टिस अगर स्टार्टिंग से करोगे तो ओएमआर की स्पीड बढ़ेगी, और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने करोगे और टेस्ट वगैरह जितने लगाओगे तो स्पीड और एक्यूरेसी बनेगी। यही है ना। हाँ तो अब, यस सर। हाँ तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू रिवाइज ओल्ड सिलेबस विद करंट सिलेबस। अभी करंट टॉपिक्स जो चल रहे होते हैं बच्चों को, उसके साथ साथ पास्ट का कैसे रिवाइज करें, जो भी चैप्टर्स जाते जा रहे हैं, तो वो बता दो थोड़ा सा। वो बता सो ओल्ड एंड ओल्ड एंड करंट का ये है सर, एक तो लाइक जो ये होता है कि अगर आप 12th में आपको 11th के टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, दो। हम्म। तो ये है कि उसमें यह है कि लाइक मैंने किया था, हमें लाइक जून में भी आपको आपका अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन किया होता है, आपको हफ्ते की ऑलराउंड वीक मिलती है। या फिर एक सितंबर में भी, क्योंकि फिर प्री बोर्ड्स वगैरह के टाइम पे ब्रेक मिलता हम्म। होता है। तो मैंने क्या किया था कि मेरे एक्चुअल जो एंड रिवीजन शुरू करने से पहले 12th के दौरान भी मैंने 11th को 2 बारी रीड कर लिया था। उसमें चाहे सिर्फ आप रीड कर लो, आपको ये होना चाहिए कि हम्म। आपको जब आपकी 12th एंड हो रही है तब आपको याद होना चाहिए बस सब। फिर उससे बहुत हेल्प होती है। मतलब ट्वेल्थ में जब तो तुम हो तो तुम्हें दो क्लास करनी है एक तरह से। तुमने इलेवेंथ में जो तुमने पढ़ा है उसको रिवाइज भी करना है प्रॉपर। ट्वेल्थ के साथ तुम्हें रिवीजन मस्ट है, तुम रिवीजन करना ही पड़ेगा, तुम्हें टाइम निकालना ही जितना पड़ेगा। कनेक्टेड रहते हैं उतना इजी हो हाँ जाएगा। जितना कनेक्टेड रहते हैं, तो इलेवेंथ का अगर कनेक्टेड रहेगा तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट रिलेट करते हैं। अब जीओसी नहीं आएगी तुम ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक कर नहीं सकते। तो ये चीजें हैं ना। जैसे
इलेक्ट्रोस्टैट्स और ग्रेविटेशन ये भी है काफी कुछ इलेक्ट्रोस्टैट और सिमिलर है। वो तो मतलब कुछ चीज़ें ही से चेंज कर दी है, जस्ट वही चीज़ बना दी है ना, तो ये चीज़ें रिलेट करती है, तो इसलिए तुम 11th का अगर रिवाइज़ भी करोगे 12th के साथ-साथ, तो बहुत सही रहेगा, अगर 12th में हो तो। बाकी जो ड्रॉपर्स हैं, वो उनको क्या करना होता है, उनका तो पूरा सिलेबस ही चल रहा होता है 11th-12th, तो वो भी ऐसे ही कर सकते हैं। 12th का जब तुम्हारा स्टार्ट हो जाए, 11th खत्म होने के बाद, ड्रॉप ईयर में, तो भी तुम पीछे का सिलेबस टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहोगे, तो ही काम बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है कि लास्ट में सिर्फ़ 1 डेढ़ महीना रिवाइज़ करके हो जाएगा। नहीं, स्टार्टिंग से ही रिवीजन चाहिए होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना? हुँ। हाँ, टोटल तुमने फुल सिलेबस लगभग कितने दे दिए होंगे अप्रॉक्स? ये पूछा है किसी ने। फुल सिलेबस है टोटल अराउंड 80-90। 80, 90, 100 तक मतलब उन्होंने दे रखे हैं टेस्ट, और ऐसे ही यस सबका ही सर। जवाब होता है, जितने भी टॉपर्स होते हैं, उन्होंने 50 टू 100 फुल सिलेबस टेस्ट एटलीस्ट लगा रखे होते हैं उन्होंने, ठीक है इतने। तो यही अगर तुम्हें भी, तुम भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट होता नहीं है। लास्ट के 30 दिन मतलब तुमने कंटिन्यूअसली मतलब अल्टरनेट डे पे या फिर रेगुलर दिए होंगे एग्ज़ाम, ऐसा कुछ रहा यस होगा। सर। तो यही रहता है, तो तुम्हें भी ऐसे ही करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन-सी बुक्स यूज़ करी थी? हाँ, ये भी पूछ लेते हैं काफ़ी बच्चे कि प्रिपरेशन के टाइम पे बुक्स कौन-सी यूज़ करी थी, और एक चीज़ और बताना कि इस साल जैसे कि जिस तरह से पेपर आया, तो अब हम ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी हार्ड ही आएगा। चाहे कैसा भी आए, हम सोच के चलेंगे कि ट्रिकी आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी बताना कि तुम्हें क्या चीज़ तुम चाहोगे कि ऐड ऑन करता, अगर तुम प्रिपरेशन इस टाइम दोबारा से कर रहे होते नेक्स्ट ईयर की? सो बायो का ऐसा है कि बायो का स्टिल चाहे जितना भी डिफिकल्ट पेपर आएगा तो प्राइमरी फोकस एनसीईआरटी रहेगा। हुँ, हुँ, हुँ। मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ एनसीईआरटी और साथ में मैंने एक पियर्सन की बुक आती है। पियर्सन वो काफ़ी अगर वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है उससे आपकी एनसीईआरटी की लाइन्स रिवाइज़ हो जाएँगी। अच्छा, वो तुमने मतलब और की आई थी? थिंक यस वो हुँ, मैंने की थी। बाकी अपने टेस्ट पेपर्स हैं बायो के टेस्ट लिए। पेपर भी लगाए थे। बायो के लिए तो ये था, और अगर फिज़िक्स और केमिस्ट्री की करें तो? सर फिजिक्स में ये है कि अपना पहले जितने मॉड्यूल के क्वेश्चन थे क्योंकि मॉड्यूल इसी तरह डिजाइन होते हैं कि उसमें काफी कंसेप्ट कवर हो रहे होते हैं। तो पहले तो अपने मॉड्यूल पर ही स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाओ एटलीस्ट 2 बार ही कर लो मॉड्यूल। उसके बाद अगर आपको बुक करनी है तो उसमें एक अच्छे लेवल में मुझे डीसी पांडे पर्सनली हुँ, अच्छी लगी हुँ। थी। उसमें ठीक ठाक अच्छा लेवल है बुक में। बाकी आई डोंट थिंक सो कि अभी भी एचसीवी करने की जरूरत है। सीवी की अभी भी ज़रूरत नहीं है मतलब इतना। नहीं सर। हाँ, तो जैसे और कि सर एक्चुअली ये भी था कि ठीक है इस बार के कई क्वेश्चंस काफी डेफिनेटली डिफिकल्ट थे। बट मोर देन आई थिंक जो मुझे पर्सनली लगा कि टाइम मैनेजमेंट ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम था। अदरवाइज सॉल्व तो कर ले हो सकते थे। फिजिक्स में भी 45 में से 40 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट सॉल्व करने वाले थे। वही हुआ ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर आया नहीं, तो सबका कन्फ्यूज़न हो गया सब, तो उसकी वज़ह से उनका टाइम ही मैनेज नहीं हुआ। तो कइयों के तो क्वेश्चन पेपर ही छूट गए शायद, यही सीन हो गया इस साल। यस सर। हाँ, तो बुक्स का देखो, मैंने भी कई बार जब भी रिकमेंड किया है फिज़िक्स के लिए क्या करनी चाहिए, तो मैंने हर बार तुम्हें डीसी पांडे का नाम तुम्हें बताया ही होगा कि अच्छी बुक है, क्योंकि इसीलिए बच्चे सारे करते हैं, टॉपर्स भी करते हैं। और मेरा जैसे कि मानना है, तुम्हें जैसे इन्होंने अभी कहा कि एचसीवी की उतनी नीड नहीं है, तो अगर तुमने ये सारी चीज़ें अच्छे से कर ली ना, मॉड्यूल्स तुमने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स सारे क्लियर कर लिए, वहाँ से सारे क्वेश्चन लगा लिए, डीसी पांडे वगैरह कर ली, अच्छे से कर ली, तुमने इसमें मास्टरी कर ली, तब तुम अगर चाहो तो तुम एचसीवी लगा सकते हो ऐसे, अगर ये कर लिए तब, है ना? कि एचसीवी देख ली, उसके कुछ क्वेश्चंस देख लिए, अगर तुमने इधर मास्टरी कर ली तब, है ना? यस सर। हाँ, तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुँ। किसी भी एक चैप्टर को कंप्लीट करने की एक सीक्वेंस क्या रहती थी, और तुमने एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए उसमें क्या-क्या मोस्टली कर लेते थे कि हाँ, ये चीज़ मैं कवर कर लूँगा ऐसे? तो चैप्टर को कंप्लीट करने का सीक्वेंस ये था कि पहले तो क्लास में जो नोट्स करवाते हैं मीन्स क्लास में लाइक कंप्लीट हुआ। पहले नोट्स अच्छे से किए, फिर वही चीज़ सेम एनसीईआरटी से अच्छे से की हुँ, हुँ। और फिर उसके बाद पहले मैं मॉड्यूल करता था। हुँ। मॉड्यूल के बाद चैप्टर्स की एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस। मैंने चैप्टर के बैक क्वेश्चन भी बैक क्वेश्चन काफ़ी भी करे थे। ऑलमोस्ट कवर कर लिए थे। मैंने भी करे थे यस अपने सर। टाइम पे, मैंने भी बता रखा है कई बार कि एक्सरसाइज़ के क्वेश्चंस करने होते हैं बायो में भी, है ना? हाँ, तो यस सर। ये सीक्वेंस रहता था, सिंपल सा है।
और यही सबको करना होता है, बहुत ज़्यादा कुछ हवा चीज़ नहीं है कि सब कुछ कर लिया, इसी को मल्टीपल टाइम्स करना होता है शायद। यस सर। टॉपर्स नेवर रिवील बट यू थिंक एस्पिरेंट्स मस्ट नो, ऐसा कुछ है कि टॉपर्स रिवील नहीं करते हैं चीज़ और सबको थोड़ा पता होना चाहिए। डिड यू एवर वेस्ट टाइम ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बिंजिंग वॉच, और हाउ डिड यू गेट बैक ऑन ट्रैक?